नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 6 की नई सामाजिक विज्ञान बुक की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2025-26 का लेसन नंबर 3 स्थल एवं जीवन को सॉल्व करने वाले हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य साधन है। तो जो लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं उनकी इनकम का मुख्य सोर्स क्या है, मुख्य साधन क्या है? खिलौने बनाना, व्यापार, कृषि या फिर पर्यटन। तो इसका सही आंसर आपका सी वाला आ जाएगा, पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 2, पर्वत स्थलाकृति में कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है? तो जो तथ्य आपका नहीं है इससे संबंधित वह आपको यहाँ पर छांटना है। आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं तो यह तथ्य तो सही है। चौड़ा आधार व खड़ी ढाल होती है, यह भी सही है। शिखर संकरा होता है, यह भी इसके लिए सही है। उनके गोलाकार शीर्ष होते हैं, यह तथ्य इससे संबंधित नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है। समुद्र तल से ही प्रत्येक पहाड़ की ऊंचाई नापी जाती है। तो इस प्रकार से आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि यह जो हाइट नापी जा रही है वह समुद्र तल से नापी जा रही है। तो समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है, इसे कहते हैं हम तुंगता। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वर्षण का सामान्य रूप है कोहरा, ओले गिरना, धुंध या फिर ओस। जो वर्षण होती है उसे हम ओले गिरना कहते हैं। तो इस प्रकार के ओले आपने जमीन पर गिरे हुए देखे होंगे। अमूमन इस प्रकार की जो बारिश होती है ओलों की वह ठंड के समय में होती है, तो उसे हम ओले गिरना कहते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है। जो विशेषता देवदार वृक्षों की नहीं है वह आपको ऑप्शन में से निकालना है, छांटना है। पत्तियां नोकदार होती है, वृक्ष शंकु आकार के होते हैं, पत्तियां छोटी व गोलाकार होती है, तो यह इसकी विशेषता नहीं होती है। इसलिए आपका ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाएगा। पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है, तो यह भी ऑप्शन आपका यहाँ पर विशेषता में आता है। तो ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस प्रकार के जो वृक्ष है वह देवदार वृक्ष होते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मांस और लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं। तो ये जो मांस और लाइकेन है अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं, क्या है? ये सूक्ष्म जीव है, बड़े जीव है, वृक्ष है या फिर पक्षी है? तो ये एक प्रकार के सूक्ष्म जीव ही होते हैं। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली वनस्पति है। नारियल, कैक्टस, गुलाब या फिर देवदार। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, रेतीले क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली जो वनस्पति है वह कैक्टस होती है। इस प्रकार से कांटों वाली झाड़ियां मरुस्थलीय इलाकों में पाई जाती है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिससे प्रायः नदी एवं जलधार बहती है, यह आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन है और 2026 की एग्जाम में यह आपसे पूछा जा सकता है कि पहाड़ों के बीच एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी एवं जलधारा बहती है, तो उसे हम कहते हैं घाटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण अफ्रीका के जम्बोजी नदी पर जलप्रपात स्थित है। ये एक प्रकार का आपका जीके का क्वेश्चन है और मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि जो दक्षिण अफ्रीका के जम्बोजी नदी पर जलप्रपात स्थित है उसे आप क्या कहेंगे? तो उसका 1 वर्ड में ही आपको नाम याद रखना है, विक्टोरिया जलप्रपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है। जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी भूभाग है, वहां के लोगों का मुख्य आर्थिक सोर्स या व्यवसाय नहीं है। पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन या फिर पर्यटन। चूंकि क्षेत्र कैसा है? मैदानी है, तो मैदानी क्षेत्रों में मत्स्य पालन नहीं हो सकता है। मत्स्य पालन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका सही ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। इसके बाद दिए गए
शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने के लिए शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से ही आपको छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ए वाला है पर्वतारोही। पर्वतारोही बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से प्रेरित होकर कृत्रिम पैर से खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से प्रेरित होकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। चलिए बी वाला है पश्चिमी यूरोप में खालिस्तान आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसका सही जवाब आएगा माउंट ब्लांक। सी वाला है पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना क्या कहलाता है? आपको वन वर्ड में या क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो यह आपका भूस्खलन कहलाता है। डी वाला है तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह आपको जीके में पूछा जा सकता है। तो जिनको जीके का शौक है, जो जीके अपना बेस्ट और बेहतर और स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, वे इस प्रकार के क्वेश्चनों को जरूर अपने दिमाग में फिट कर ले। तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, उसे हम विश्व की छत भी कहते हैं। चलिए ए वाला है दो या दो से अधिक नदियों के मिलने का स्थान क्या कहलाता है? तो संगम कहलाता है। तो इस खालिस्तान में संगम आ जाएगा। चलिए एफ वाला, आप खालिस्तान को क्वेश्चन आंसर की तरह भी देख सकते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? यदि इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। यह भी एक जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों और प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो आप YouTube के ऊपर सर्च बार देखेंगे, उस सर्च बार में दिलीप पाटीदार 23 लिखकर सर्च करेंगे तो यह चैनल आपके सामने आ जाएगा। चलिए इसके बाद आपका जे वाला है यमुना और घाघरा खालिस्तान की सहायक नदियां हैं। तो यह गंगा की सहायक नदियां होती है। चलिए इसके बाद एच वाला है ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण दक्षिण भारत में बना पठार खालिस्तान है। तो दक्कन का पठार है जो कि ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण दक्षिण भारत में बना है। आय वाला है अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना क्या कहलाता है? तो अचानक प्रचंड तूफान के साथ, अचानक प्रचंड तूफान के साथ बहुत अधिक बारिश जब होती है, इसका अर्थ है कि वहां पर बादल फटे हैं, तो वह बादल फटना कहलाता है। इसके बाद जे वाला है पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह भी आपका एक जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपको जीके में बड़ी सफलता दिलवाएंगे। तो जो मैं आपको आईएमपी लगा रहा हूं वे आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट मानकर अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न में नंबर 1, गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकली है? यह गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? तो गंगा नदी हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। इसका यह सही आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन जितने शब्दों में आपको लिखना है, जिसका आंसर जितना लिखना है, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थलाकृति पर स्थित है? तो इस लेसन के अंदर आपको 3 प्रकार के स्थलाकृतियां बताई गई है, पठार, मैदान और पर्वत। तो आपका जो स्कूल है वह अलग अलग स्थितियों में हो सकता है। तो किस प्रकार से, यदि आपका स्कूल पठार पर है तो आपको पठार लिखना है, यदि स्थलाकृति समतल आकार जमीन पर है तो आप समतल जमीन के लिए आप स्थलाकृति लिख सकते हैं। तो हमारा विद्यालय मैदानी स्थलाकृति पर स्थित है। यदि आपका स्कूल किसी पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है तो आप पहाड़ भी लिख सकते हैं, पठार भी लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3, माध्य समुद्र तल से क्या आशय है? तो समुद्र की सतह के औसत स्तर को माध्य समुद्र तल कहते हैं। इसका इतना ही आंसर काफी हो जाता है।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ कहाँ मिलता है। तो जो पर्वतीय जीव हैं वे कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका निवास कहाँ कहाँ हो सकता है, यह आपको बताना है। तो पर्वतीय क्षेत्रों की जो जीव है वे बहती नदियों, झीलों, वनों, घास के मैदान और कंदराएं से अर्थ है गुफाओं में पर्वतीय जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। चलिए इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5, छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है और 2026 की जो एग्जाम होगी उसके अंदर ये आपसे जरूर पूछा जाएगा और आपके हाफ ईयरली के अंदर भी इसके आने के चांसेस फुल है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला और मैग्नीज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा अन्य किन किन साधनों से की जाती है। तो वर्तमान में सिंचाई जो है वर्षा के अलावा और किन किन का साधनों से हम करते हैं। तो वर्षा के अलावा सिंचाई मुख्य रूप से कुओं, नलकूपों, नहरों, तालाबों और जलाशयों से की जाती है। आधुनिक सिंचाई विधियों में स्प्रिंगल, ये देखा होगा आसपास आपके खेतों में कहीं स्प्रिंगल टाइप से जहां पर ऐसे फव्वारे निकलते हैं और खेतों को पानी दिया जाता है। इसके साथ में ड्रिप सिंचाई भी शामिल होती है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्रिसमस ट्री किस प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है। तो यह क्रिसमस ट्री का आपको यहाँ पर एक मैंने फोटो भी दिखाया है, यह क्रिसमस ट्री है। तो क्रिसमस ट्री आमतौर पर सदाबहार शंकुधारी वृक्ष के उदाहरण है। तो आपको IMP जो कीवर्ड है वह है शंकुधारी वृक्ष। आप क्रिसमस ट्री के साथ शंकुधारी वृक्ष को ऐड करके याद कर लीजिए। तो क्रिसमस ट्री आमतौर पर सदाबहार शंकुधारी वृक्ष के उदाहरण है, जैसे कि देवदार, स्प्रूस और पाइन्स, ये इसके नाम होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी स्थलाकृति अधिक उपयुक्त होगी। तो कौन सी स्थलाकृति पर आप क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट का जो मैदान है समतल होता है, इसलिए यह मैदानी स्थलाकृति अधिक उपयुक्त होगी, इसका यह आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सीढ़ीनुमा कृषि किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है। तो सीढ़ीनुमा कृषि किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है। सीढ़ीनुमा से अर्थ है कि आपके खेत जो है ढलान के ऊपर बने हुए हैं, तो इस प्रकार से ढलान के ऊपर खेतों को बनाया जाता है। तो सीढ़ीनुमा कृषि पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और यह IMP है, पर्वतीय परिवेश में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम लिखिए। तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर पाए जाने वाले प्राणी कौन कौन से होते हैं उनके नाम आपको लिखना है और यह आपकी बुक में भी दिए गए हैं, इनके चित्र भी दिए गए हैं, इसलिए यह मोस्ट IMP हो जाता है। तो उनके नेम हैं गोल्डन ईगल, पेराग्रीन फाल्कन जिसे आप घुमंतु बाज भी कहते हैं, कैनेडियन लिक्स, हिम तेंदुआ, आइबेक्स जिसे आप जंगली भेड़ भी कहते हैं, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य जीव। तो ये कुछ यहाँ पर चित्र भी दिए गए हैं, तो आप इन वर्ड से इनको मिलान करके अवश्य देखिए। चलिए इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों का प्रश्न नंबर 1, अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे क्यों स्थित हैं। अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे बसे हुए हैं, स्थित है क्योंकि नदियां विशेष रूप से भारत में पवित्र मानी जाती है और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त नदियां परिवहन, सिंचाई और पीने के पानी जैसे आवश्यक संसाधनों का स्रोत भी रहती है। इस कारण से अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे पर बसे होते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनके अंदर कृषि के स्थान पर पशुपालन को अधिक
महत्व क्यों दिया जाता है? तो पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से कैसे होते हैं? खड़े ढलान के साथ उबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं। तो इन क्षेत्रों में कृषि करना आसान नहीं होता है। इस कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यहाँ पर पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के प्रमुख खेलों के नाम लिखिए। यह भी एक IMP क्वेश्चन है। पर्वतीय भाग में खेले जाने वाले प्रमुख खेल हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर खेले जाने वाले प्रमुख खेल है स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। अब मैदानी भाग में खेले जाने वाले प्रमुख खेल हैं क्रिकेट, समतल मैदान में खेले जाते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेसबॉल और रग्बी। इसके अलावा भी कई खेल हो सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। गंगा नदी का मैदान या गंगा नदी का मैदानी भाग आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? यह मोस्ट IMP क्वेश्चन बनता है। भारत की लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रहती है। यह भी आपका एक GK का पॉइंट है कि गंगा नदी के तटे या गंगा नदी से रिलेटेड कितनी जनसंख्या उस पर डिपेंड है। तो 40 करोड़ के समथिंग जनसंख्या भारत की गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों से रिलेटेड है या मैदानी क्षेत्रों में रहती है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पानी है नदी के अंदर, तो मत्स्य पालन एवं आसपास कृषि है। वहाँ की जो भूमि है वह पानी बहुत होता है वहाँ पर, तो पानी के कारण कृषि की व्यवस्था वहाँ पर ठीक ठाक है। यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे खाद्य फसलें उगाई जाती है, जिसके कारण इस आबादी का आर्थिक फायदा भी होता है, आर्थिक विकास भी होता है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5। विश्व भर के पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं। एक उदाहरण देकर समझाइए। आपको एक उदाहरण देकर समझाना है कि वे इनको पर्वतों को पवित्र स्थल क्यों मानते हैं। तो पर्वतों को पवित्र स्थल मानने एवं उनकी पूजा करने का कारण यह है कि एवरेस्ट, आपका जो एवरेस्ट पर्वत है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। एवरेस्ट श्रीशृंग विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आपको इसे वन वर्ड में ही याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो एवरेस्ट श्रीशृंग विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई कहाँ से? समुद्र तल से 8,849 मीटर है। और इसके अनेक नाम हैं। क्या क्या नाम है? तिब्बती लोग इसे चोमो लुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी। नेपाल निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी। इसी प्रकार में तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है, जो कि इसी का हिस्सा है, जहां अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अपने आसपास की नदी पर जाकर पता लगाएं। ये आपके लिए सेल्फ क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये आप स्वयं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अपने आसपास की नदी पर जाकर पता लगाइए कि वहां कौन कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियां की जाती है। तो इस प्रकार से ही आप इसका आंसर बनाएंगे। हमारे आसपास की नदी पर, नदी को पवित्र मानकर लोग यहाँ धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और स्नान करते हैं। आपने देखा होगा अमास पूनम के ऊपर नदियों में लोग नहाने जाते हैं। नदी के किनारे अक्सर लोग नृत्य, संगीत और नाटक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। तो इसका यह आंसर पर्याप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। पठारों को खनिजों का भंडार गृह क्यों कहा जाता है? तो पठारों में खनिजों का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है। जो खनिज पदार्थ है वे पठारों में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। इस कारण इन्हें खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पूर्वी अफ्रीका का पठार, ठीक है,
सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के प्रचुर भंडार हैं। तो भारत में छोटा नागपुर के बारे में आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर के पठार में क्या क्या है, तो यहाँ पर लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है, इन तीनों अयस्कों के भरपूर भंडार हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए, किसके द्वारा? बोरिंग के द्वारा सिंचाई की जाए, तो भूमिगत जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपको बताना है। यदि सभी घरों और खेतों में आप पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई करने लगे, सिंचाई की जाए, तो इससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आ सकती है। आपके भूमि का जो जल स्तर है वह और नीचे चला जाएगा, जिससे पीने के पानी की कमी हो सकती है और कुएं सूख भी सकते हैं, क्योंकि कुएं का जल आपका इस प्रकार से ऊपर ही यहाँ कुआं होता है और बोरिंग आप नीचे की तरफ ले जाकर यहाँ पर छेद करते हैं जमीन में और यहाँ से पानी खींचकर ऊपर लाते हैं। तो यदि यहाँ तक का पानी आप निकाल देंगे तो यहाँ का जो पानी है वह खत्म हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है और यह एक जीके का क्वेश्चन भी रहेगा कि हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है, यह भारत के कौन से पड़ोसी देश में स्थित है? तो एवरेस्ट, श्रीशृंग और कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियां है, 2 सबसे ऊंचे शिखर है। एवरेस्ट, श्रीशृंग नेपाल तथा तिब्बत के बीच है, जबकि कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच में स्थित है। तो इन 2 चोटियों के नाम आपको मौखिक ही याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ज्वालामुखी से निर्मित लावा पठार की क्या विशेषताएं होती है? तो ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। तो साथियों यहाँ पर आपको 2 फोन दिखाई दे रही है, एक ये वाली लेटर और एक ये वाले लेटर। हम इसे नंबर 1 नाम देते हैं, इसे नंबर 2 देते हैं। तो आप कमेंट में बताइए कि आपके लिए बेहतर फोन ये वाली है या ये वाली है। आप कौन सी फोन को बेहतर देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम में मैं उसी फोन का जनरली यूज करूँगा आपके लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1, बढ़ती हुई जनसंख्या व प्रदूषण नदियों पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण का नदियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण नदियों का पानी सूख रहा है। प्रदूषण से जलीय जीव और मछलियां मर जाते हैं। प्रदूषित पानी में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो कुल मिलाकर बढ़ती हुई जनसंख्या और इस जनसंख्या के द्वारा किया जा रहा प्रदूषण नदियों को समाप्त कर रहा है, नदियों को सुखा रहा है और नदियों को नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवन की कठिन परिस्थितियों के उपरांत लोगों ने मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुसार अपने को किस प्रकार से ढाल लिया है? तो जीवन की कठिन परिस्थितियों से अर्थ है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में थोड़ा सा जीवन लोगों का कठिन होता है, तो फिर भी वहाँ के लोगों ने उनके जीवन को वहाँ पर सरल बनाया है, बनाने की कोशिश की है। तो किस प्रकार से उनने एडजस्टमेंट किया है वह आपको लिखना है। मरुस्थलीय पर्यावरण में लोगों ने कई तरीकों से अपने आप को ढाल लिया है, जिनमें पानी का संरक्षण वे सीख गए हैं कि यहाँ पर पानी का हमें संरक्षण करना है। विशेष प्रकार के आपको खेती करनी होगी, परंपरागत खेती वहाँ पर आप नहीं कर सकते और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग भी शामिल है। पानी की कमी को दूर करने के लिए वे वर्षा जल को संचयन करते हैं, जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वे ऐसी फसलें उगाते हैं जो कम पानी में भी जीवित रह सकती है, जैसे कि बाजरा और ज्वार। वे पारंपरिक ज्ञान से स्थानीय वनस्पतियों और जीवों का उपयोग करके भोजन और आश्रय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यदि आप इसका आंसर लिखेंगे तो बहुत ही बेहतर नंबर आपको
आ सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष के बावजूद भी हमें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहाँ की बात चल रही है? पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के जीवन की, कि कई सकारात्मक पक्ष वहाँ पर है, फिर भी आपको या उन लोगों को जो पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन यापन कर रहे हैं, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो आपको लिखना है। तो पर्वतीय जीवन में कई सकारात्मक पहलू है, जैसे कि शांत वातावरण होता है, वहां पर कोई शोरगुल नहीं होता, प्राकृतिक सुंदरता होती है, जिधर देखो उधर हरियाली आपको देखने को मिलती है, जिसके कारण ताजी हवा भी मिलती है। इसके बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो सड़कें हैं वे अक्सर खराब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं तो वे धंस जाते हैं, जिसके कारण से सड़कें जाम हो जाती है, या कोई सड़क है तो खराब हो जाती है। विशेष रूप से सर्दियों में बर्फबारी हो जाती है, भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु बहुत ही हार्ड होती है, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा गिरेगी, कठोर होती है, जिससे अत्यधिक ठंड, बर्फबारी और तेज हवाएं चलती है। तो इस प्रकार की चुनौतियों का सामना वे लोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कि पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है? तो पर्यटन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंबी पैदल यात्रा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। ठीक है, पर्यटन जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की बात यहाँ पर की जा रही है। तो लंबी पैदल यात्रा वहाँ पर करनी पड़ती है, जो कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। पर्यटन से मानसिक तनाव और चिंता भी कम होती है, क्योंकि वहाँ पर वातावरण शांत होता है। पर्यटन लोगों की नई संस्कृति और जीवन शैली से परिचित कराता है। पर्यटन से लोगों का आर्थिक विकास भी होता है। तो इस प्रकार के फायदे पर्यटन से होते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पर्वत, पठार व मैदान एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, चित्र सहित समझाइए। आपकी बुक के अंदर ये तीनों के चित्र दिए गए हैं, कई सारे चित्र दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, चित्र आपको मैं दिखाऊंगा। पर्वत, पठार और मैदान तीनों ही भू आकृतियां हैं, जमीन ही है, लेकिन एक दूसरे से ऊंचाई, आकार और बनावट में भिन्न होते हैं। पर्वत ऊंचे, ये आप जो देख पा रहे हैं ये है पर्वत। कैसे होते हैं? पर्वत ऊंचे होते हैं और नुकीले शिखर वाले होते हैं, जैसे इसका शिखर नुकीला है। पठार ऊंचे और सपाट होते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र से अर्थ है कि क्रिकेट का जो ग्राउंड है, आपकी जो खेती है आसपास समतल जमीन, जो समतल जमीन है वह सारा मैदानी इलाका कहलाता है। तो मैदानी इलाका या मैदान समतल या लगभग समतल ही होते हैं, लेकिन पठार ऊंचे होंगे और सपाट होते हैं। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के चित्र भी आप चाहें तो अपनी बुक में बना सकते हैं। इसके बाद आज का यह पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आज का आपका लेसन नंबर 3 सामाजिक विज्ञान का 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का यह लेसन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों और साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक ही बार किया जाता है, बार बार आप हर वीडियो के अंदर सब्सक्राइब ना करें। एक बार यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, तो उसे बार बार सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। और वीडियो बेहतर लगे तो आपको एक लाइक जरूर करना है। और भी किसी प्रकार की आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे दे सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। और आप इसी प्रकार के और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सर इस प्रकार के और भी वीडियोस आपको देखना है। देन मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।